ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आपके पास मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वो नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने सिम डालकर पिन वापस मुझे दे दी। थोड़ी देर बाद वो इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है? वो बोली, सिम शुरू नहीं हुई है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उससे कहा, सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा रही थी, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करनी हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, लेकिन ये सिम किस नाम से ख़रीदी हुई है मुझे पता नहीं। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ठीक है, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? मैंने कहा, मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हो? लड़की बोली, नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, ना मेरा घर है। तो मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। लेकिन किस कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई कि किस कैद में थी ये लड़की। लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होते हैं, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हो आप? आपके साथ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। दिल्ली से एक ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई। बोली, कैसे और कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी दिखाते हुए कहा, वो मैं क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, पापा, माँ, भाई, बहन। हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो। ये भी हो सकता है बहनें ना हो, 2-4 गुस्सा करने वाले बड़े बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। वो बोली, मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बड़ी बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो चुकी है आपकी। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी मैं 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, आप लग तो नहीं रहे। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता का निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ़ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे उन जनाब ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड ख़राब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, वो भूल गया होगा। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ़ करते हुए कहा, वैसे वो काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम, नया मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर पाए। वो बहुत टैलेंटेड है। लड़के ने हामी भरी। हाँ, टैलेंटेड तो वो है। मैंने उसे बताया, मेरी शादी को 10 साल है। मेरी बेटी 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट।
मैंने उसे बताया, जब ये पैदा हुई तब मैं कुवैत में था। एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को जब पहली बार गोद में उठाया तो ऐसे लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था, लेकिन जा नहीं पाया। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं कुवैत वापस गया था, लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर लौट आया। लड़की ने पूछा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे, कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया, हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपकी रिजेक्ट क्यों किया? मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर परिवार। मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि चलो भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टुक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़की की इज्जत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी के संग भाग जाती है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उसके कांड का कलंक उसके माथे से नहीं मिटता। मानता हूँ कि ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में यही है। ये नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे के होठ को दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं ऐसा काम करूं, जिससे प्रेम करूं। उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान है, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया, खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोलते कि हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इसी रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तोड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह पाती, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पे आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो। ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों जनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है। इसमें तुम्हारे माता पिता शामिल नहीं है, ना ही तुम्हें प्यार का असली मतलब अभी पता है।
तुम प्यार में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई हो, ये सच्चा प्यार है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में प्यार का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने प्यार को भरा, क्या वो प्यार में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो प्यार में नहीं बल्कि होशियारी, हीरोगिरी में है। जो प्यार में होता है वो इतनी प्लानिंग कर नहीं पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं करता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। लालच, हवस और हासिल करने का नाम प्यार नहीं है। प्यार समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद को समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे प्यार में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़ापन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे माता पिता तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वज़न आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देखना चाहिए था। ना उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ता, न दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो प्यार हो जाता है वो प्यार नहीं, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, कुछ अलग करने का फितूर, और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया था। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने के लिए निकल गया। मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ ही थी। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ थी, कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल में मैसेज टोन बजी। देखा सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दिया। ये कहानी देश की सभी बेटियों को समर्पित है। मेरा ये दावा है कि माता पिता से ज़्यादा दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता।